हेलो स्टूडेंट्स, पीएमएस पीपार सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं धनराज सांकला, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था कृत्रिम पादपों में कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन का हमने काफ़ी सारा पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें पहला पार्ट था कर्तन कटिंग, दूसरा था दाब लगाना और तीसरा है रोपण। तो आज अपन टॉपिक शुरू करते हैं रोपण। तो स्टूडेंट्स, रोपण क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग को हम कलम बांधना भी बोलते हैं। जैसे हम कर्तन को कलम लगाना बोलते हैं, रोपण को हम कलम बांधना बोलते हैं। तो क्या होता है रोपण में? देखिए, रोपण की विधि में दो अलग अलग पादपों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वो एक संयुक्त होकर नए पादपों का निर्माण कर सके और वो आगे वृद्धि कर सके। तो वो क्या कहलाएगा? रोपण कहलाएगा, ग्राफ्टिंग कहलाएगा। तो देखिए, इसमें सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस विधि में दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वो संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। तो देखिए, इसमें जो दो अलग अलग पादप काम में ले रहे हैं, वो पादप कौन हैं, किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। एक पादप होता है अच्छी किस्म का और दूसरा होता है निम्न गुणवत्ता वाला पादप। और इसमें मुख्यतया सजातीय पादपों का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये सजातीय पादप, जैसे आम की बहुत सारी किस्में हैं, परंतु आम की किस्मों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं, अलग पादपों की किस्मों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट वर्ड आएंगे, कई बार वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट? देखिए, पहला है कलम, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, और दूसरा है स्कंद, स्टॉक। तो ये दोनों क्या होते हैं? तो देखिए, अच्छी किस्म के पादप के उस हिस्से का जिसका रोपण किया जाता है उसे कलम कहा जाता है। यानी जिस पादप को हम तैयार करना चाहते हैं उसको कलम के रूप में काम में लेंगे, तो वो अच्छी किस्म का होगा। और दूसरा, निम्न गुण वाला स्थानीय पादप, जिस पर कलम लगाई जाती है और नए पौधे का आधार बनाएगा, उसे क्या कहेंगे? स्कंद कहेंगे। अब इनका स्कंद होगा क्या? एक तो स्थानीय पादप होगा, यानी वो अपनी जगह पर ही रहेगा, जबकि हम कलम जो काम में लेंगे वो हम किसी अच्छी गुणवत्ता वाले पादप को तोड़कर और उसकी कलम बनाकर हम उस स्कंद के ऊपर लगा देते हैं। तो ग्राफ्टिंग मेथड में कलम और स्कंद को काटकर या उसके अंदर चीरा लगाकर, अलग अलग प्रकार का चीरा लगता है जिसको अपन आगे अलग अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तो उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि उनका जो ऐदा है, कैम्बियम है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, वो एक दूसरे के संपर्क में रहें, ताकि वो सेकेंडरी ग्रोथ करके जल्द ही वो आगे की तरफ वृद्धि करके नए पादप के रूप में विकसित हो सके। तो देखिए, जैसे ही हम कलम और स्कंद दोनों को बांध देते हैं और उसके बाद में इन दोनों की ऐदाएँ जुड़ जाती है, कोशिकाएं विभाजन होना प्रारंभ हो जाती है, और अब कलम व स्कंद दोनों के सवन ऊतक आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं। यह विधि आर्थिक रूप से पौधे जैसे गुलाब है, आम है, अमरूद है, नींबू है, सेब है, इन सब में प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर इनकी आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो हम आगे रोपण की प्रमुख विधियां पढ़ने वाले हैं, वो सारी की सारी विधियां बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको यही समझना है कि कलम क्या होता है, स्कंद क्या होता है, कलम में किस प्रकार के पादप को लगाना है, स्कंद में कैसे पादप को रखना है, और किस तरीके से सेक्शन को काट कर आपस में जोड़कर कस के बांधना है, और कितने समय बाद में उनके अंदर
जो सेल डिवीज़न है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में सवन उत्तक आपस में संपर्क स्थापित करके आगे की तरफ नए पादप का निर्माण हो जाएगा और उनसे पैदावार शुरू हो जाएगी। तो हम अब रोपण की प्रमुख विधियां पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला वाला भाग है इंट्रोडक्शन, रोपण क्या है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करता है रोपण की प्रमुख विधियां। तो देखिए, सबसे पहले विधि कौन सी है, विहिप या जीबी या जीवारोपण। तो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखिए इसमें स्कंद व कलम समान मोटाई वाले स्तंभ होते हैं, यानी जो स्कंद है उसका तन्ना और कलम का तन्ना है वो समान मोटाई वाले होंगे। अपन कह सकते हैं कि उनका व्यास या त्रिज्या एक जैसी होनी चाहिए। फिर उनके अंदर लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता है और यह ये वी के आकार का चीरा लगाया जाता है। और कलम को भी इस प्रकार चीरा लगाते हैं ताकि वो स्कंद में फिट हो जाए, बाद में इन्हें कसकर बांध दिया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप समझ सकते हैं कि एक स्कंद के अंदर कलम कैसे लगाते हैं। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर, जैसे ये एक तन्ना है और इसको हमने इस तरीके से काट दिया है, तो जो हम कलम काम में ले रहे हैं उसके तन्ने को भी हम इस प्रकार काटेंगे कि वो इसके अंदर फिट बैठ जाए और इन दोनों को आपस में जोड़कर बांध दिया जाता है। दूसरी मेथड है फच्चर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग। तो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में सेम जो पहले वाला हमने पढ़ा है वीप ग्राफ्टिंग, स्कंद व कलम का व्यास समान होना चाहिए, या हम कह सकते हैं तन्ने की मोटाई है वो दोनों की एक जैसे होनी चाहिए। बस इसमें फ़र्क कहाँ पे है, इसके अंदर जैसे ये तन्ना है और ये दूसरा तन्ना है, या ये कलम है और ये स्कंद है। अब देखिए इसके अंदर स्कंद में हम वी आकार का चीरा लगा देते हैं, जबकि कलम में हम वेज के आकार का चीरा लगा देते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फिट बैठते हैं और इनको कसकर बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार इसको फच्चर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अगला है किरीट या मुकुट रोपण। ये किस प्रकार इन दोनों से भिन्न है। किरीट या मुकुट रोपण के अंदर क्या होता है कि जो स्कंद होता है जिसके अंदर हमें गुणवत्ता वाला पादप लगाना है, कलम लगानी है, उसमें क्या होगा, देखिए ये कोई पादप का तन्ना है और इस तन्ने के अंदर हम बहुत सारी कलमें स्थापित कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में जिस स्कंद का प्रयोग किया जाता है वो स्कंद या तन्ना कलम की तुलना में कई गुना मोटा होगा और उसके ऊपर बहुत सारी हम कलमें लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है ये चीज़, इसके ऊपर बहुत सारी कलमें लगाई जा सकती है अलग अलग सेक्शन काट कर। देखिए इसमें स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है और इस प्रकार एक स्कंद पर कई कलमें रोपित की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए कली का रोपण, बड ग्राफ्टिंग बोलते हैं, और ये भी बहुत सिंपल मेथड है। इस मेथड के अंतर्गत एक कलिका का रोपण किया जाता है। स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाकर उसमें कलिका को रोपित किया जाता है। इसके बाद में इस स्थान को कसकर बांध दिया जाता है। तो इसमें देखिए जैसे ये क्या है, एक तन्ना है और इस तन्ने के अंदर सबसे पहले तो खड़ा चीरा, फिर 37 डायरेक्शन के अंदर अपन चीरा लगा देते हैं तो ये टी आकार का चीरा बन जाता है। फिर इसको खोल कर इसके अंदर एक कलिका है वो रोपित कर दी जाती है। अच्छे किस्म, यानी जो अच्छी किस्म की
कलिका होगी उसको हम कलम के रूप में काम में ले लेंगे और उसको इस टी आकार के चीरे के बीच में स्थापित करके कसकर बांध देते हैं। तो इसको कलिका रोपण कहा जाता है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर के अंदर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कौन सा है? पहले वाला, जिसको हम विहिप जीवी रोपण बोलते हैं, और उसके बाद में अगला है ये वेज वाला हो गया, और ये मुकुट वाला हो गया, और ये बड ग्राफ्टिंग का हो गया। तो इनके अलग अलग डायग्राम हैं और इनको बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने रोपण ग्राफ्टिंग पढ़ा है, बहुत सिंपल है। तो रोपण की क्यों आवश्यकता होती है, इस बात को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे पादप होते हैं जिनका रूट सिस्टम, जड़ तंत्र बहुत ही कमज़ोर होता है और उनका बड़े पैमाने पर नए सिरे से उत्पादन करना मुश्किल होता है। तो हम किसी भी उत्कृष्ट प्रजातियां, सुपीरियर वैरायटीज़, जिनका जड़ तंत्र बहुत कमज़ोर होता है, उनका प्रवर्धन रोपण के द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि पादपों के अंदर बीज का निर्माण नहीं हो, तो उसके लिए भी हम इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। और जिनके बीजों में अंकुरण क्षमता बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं बीज है वो सुषुप्त अवस्था में ज़्यादा रहते हैं, डोरमेंट स्टेज में ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए भी हम रोपण तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। और पादपों के जीवित रहने की जो दर है वो भी 100% रहती है, और इनकी जो गुणवत्ता है, उत्पाद की गुणवत्ता है, वो एक जैसी बनी रहती है, क्योंकि इसमें वो जीन रिकॉम्बिनेंट नहीं होने से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। तो वो एक पादप की स्पीसीज है वो गुणवत्तापूर्वक बनी रहती है, इसलिए रोपण की आवश्यकता होती है। और बहुत ही जल्द ही किसी भी पादप के जो प्रोडक्ट है वो हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जो शुरुआती अवस्था है उसका हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि कब ये पुष्प उत्पन्न करेगा, कब इसके ऊपर फूल लगेगा। अगले ही सेशन के अंदर इसमें पुष्पों का निर्माण, फल बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से बागवानी के क्षेत्र में यह रोपण की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट आता है लैंगिक जनन। तो स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए जनकों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मक संलयन की क्रिया होती है, तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन अंग पुष्प होता है, अर्थात आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों के द्वारा होता है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररो होता है, ये मॉडिफाई सूट होता है, जो विशेष ऋतु के अंदर हार्मोन के प्रभाव से वो एक पुष्प में बदल जाता है। पुष्प एक वृंत पर लगा होता है, जिसे पुष्प वृंत, पेडिकल कहते हैं, और पुष्प वृंत का शीर्ष भाग चौड़ा होकर पुष्पासन बनाता है। तो पुष्प वृंत का ये जैसे पुष्प वृंत है, ये ग्रीन संरचना है वो पुष्प वृंत है, और पुष्प वृंत का ऊपरी भाग है वो चौड़ा हो जाता है, जिसको थैलेमस या पुष्पासन कहा जाता है। एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें 4 भाग होते हैं, और वो चारों भाग जब उपस्थित होते हैं तो उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है, कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। और यदि किसी पादप में कोई भी पार्ट नहीं होता है, कोई भी भाग नहीं होता है, तो उसे
अपुष्प सॉरी पुष्प अपूर्ण कहलाता है। उदाहरण, पूर्ण पुष्प कौन होते हैं? सरसों है, मटर है। और अपूर्ण पुष्प कौन है? लौकी है, पपीता है। तो पूर्ण का मतलब जिनमें चारों भाग होते हैं। चारों भाग बोले तो बाह्य दल, उसके बाद में दल, उसके बाद में पुमंग, उसके बाद में जायांग, ये सारे चारों भाग हैं। तो यदि ये चारों होते हैं तो कंप्लीट है, और नहीं होते हैं तो वो अपूर्ण पुष्प है। तो लौकी, पपीता ये अपूर्ण पुष्प है, क्योंकि नर और मादा पुष्प दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ये अपूर्ण पुष्प की श्रेणी में आते हैं। तो हम इन सभी भागों का या चक्रों का वर्णन करते हैं। पहला चक्र है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग, और चौथा है जायांग। इसमें से प्रथम दो चक्र है वो क्या कहलाते हैं? सहायक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि ये युग्मकों का निर्माण नहीं करते हैं, जनन की दृष्टि से ये महत्व नहीं है, इसलिए इनको सहायक चक्र कहा जाता है। जबकि तीसरा और चौथा भाग या चक्र ये जनन चक्र कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। तो बाह्य दलपुंज यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, और इसका एक भाग या एक सदस्य बाह्य दल कहलाता है, और ये इसकी यूनिट है, बाह्य दलपुंज की यूनिट है। तो ये क्या कार्य करता है? भीतर की तरफ जो तीन चक्र होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, और पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा चक्र है दलपुंज, और यह पुष्प का रंगीन भाग होता है जो दलों से मिलकर बना होता है। इसके प्रत्येक भाग को, यानी दलपुंज यानी दल का समूह है, तो एक दल को हम इस दलपुंज की इकाई कहेंगे। तो इसका कार्य है, मकरंद ग्रंथियां इनके ऊपर उपस्थित होने के कारण कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, फलस्वरूप परागण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में तीसरा भाग है जो जनन चक्र का पार्ट है। तो देखिए, पुमंग एंड्रोसियम या दलपुंज के अंदर पुष्प का नर जननांग होता है, और इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेसर है वो परागकोश, पुतंतु, योजी इनसे मिलकर बना होता है। और परागकोश, पुतंतु, योजी इन सब की संरचना को हम नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझना है कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं, उन चारों चक्र का नाम क्या है और कौन क्या कार्य करता है। और उसके बाद में लास्ट है जायांग। तो ये सबसे भीतर का चक्र जायांग होगा, और मादा जनन अंग होगा ये, और स्वयं अंडकों से मिलकर यह संरचना बनती है। और जायांग की जो इकाई होती है उसको अंडप कहा जाता है, और यह अंडप वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर बनी होती है। तो इन तीनों से ये संरचना मिलकर बनी होती है। तो एक कंप्लीट पुष्प की संरचना हो गई है। बाहर चक्र बाह्य दलपुंज का, फिर भीतर दलपुंज का, फिर दलपुंज के भीतर पुमंग का, और फिर पुमंग के भीतर जायांग का। प्रथम 2 चक्र सहायक चक्र कहलाएंगे, और भीतर के 2 चक्र जनन चक्र कहलाएंगे, जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक और ये पूरा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।